हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारे पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। जैसे आपको पता है कि उसमें डिस्प्ले होता है, टच पैड होता है, ठीक है, कैमरा होता है, मेमोरीज होते हैं, बैटरी होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा डिस्प्ले सब सिस्टम। इसमें कई सारे सब सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सब सिस्टम है हमारा डिस्प्ले सब सिस्टम। ठीक है, तो मोबाइल का जो डिस्प्ले वाला पार्ट होता है, जिसमें हमारा डिस्प्ले स्क्रीन होता है, टच पैड होता है, जिसमें हमको कीबोर्ड दिखता है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? डिस्प्ले सब सिस्टम के अंदर आते हैं। क्या क्या आता है हमारा? टच सेंसिटिव इंटरफेस, जो कि है हमारा टच पैड जिसको बोलते हैं हम, वो क्या है? टच सेंसिटिव इंटरफेस है। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन, जो हमको दिखता है, जिसमें हम चीजों को देखते हैं, वो क्या है? आपका डिस्प्ले स्क्रीन है। हमको सारे एप्लीकेशंस के बारे में, हम जो मोबाइल में हमको दिखता है, वो किसके अंदर आता है? आपका डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आता है। और हमारे डिस्प्ले में ही कीबोर्ड भी दिखता है। ठीक है, कीबोर्ड में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, हम कैरेक्टर्स को हम टाइप करते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो वो कीबोर्ड भी किसके अंदर आता है? आपका डिस्प्ले सब सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सब सिस्टम है आपका मोबाइल में, वो है आपका कैमरा यूनिट। अब हर मोबाइल में कैमरा होता है, यस और नो? किसी में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होता है, किसी में कम मेगापिक्सल का कैमरा होता है। ये बेसिकली कैमरा क्या होता है? ये इमेज सेंसिंग सेंसर होता है, जो इमेज को सेंस करता है। ठीक है, आपका कैमरा क्या है? वो एक सेंसर है जो आपके इमेज को सेंसर करता है और उसको अपने जो मोबाइल का सीपीयू होता है, स्टोरेज होता है, वहां स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो आपका कैमरा यूनिट क्या है? कैमरा एक इमेज सेंसिंग यूनिट है, जो इमेज को सेंस करता है। ठीक है, ये भी आपके मोबाइल का पार्ट है। हर मोबाइल के पीछे में, बैक में होता है, फ्रंट में होता है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा जिसको हम बोलते हैं, वही क्या है? आपका कैमरा यूनिट है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें सीपीयू। अब सीपीयू, जैसे कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, वैसे ही मोबाइल का भी दिमाग क्या होता है? सीपीयू ही होता है। ठीक है, सीपीयू अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एपीयू और जीपीयू वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसर वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या होता है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर का काम क्या है? आपके फोन में जो भी कॉल्स, मैसेजेस, ये सब आप इंटरनेट जो चलाते हो, वो सब किसके थ्रू चलाते हो? आप कम्युनिकेशन प्रोसेसर के थ्रू चलाते हो। ठीक है, जो भी आप इंटरनेट चलाते हो, कॉल्स करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, वो सब किसके अंडर होता है? आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसर के अंडर होता है। इसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर ही करता है। अब इस कम्युनिकेशन प्रोसेसर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा आरएफ ट्रांसीवर डिवाइस होता है, और दूसरा होता है हमारा सिम। अब ये आरएफ ट्रांसीवर क्या होता है? आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ट्रांसीवर का मतलब होता है, ट्रांसीवर दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर का ट्रांस और रिसीवर का सीवर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बना? ट्रांसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है सिर्फ। और रिसीवर क्या करता है? सिग्नल को सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। तो जब हम आपस में इन दोनों को मिला देते हैं, ट्रांसीवर बनाते हैं, तो ये डिवाइस क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता है और सिग्नल रिसीव भी कर सकता है। तो यही आरएफ ट्रांसीवर हमारे मोबाइल सिस्टम में लगा हुआ होता है, और इसी सब सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं? कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। ठीक है, और सिम क्या है? सिम हमको अलाउ करता है, हमको एक नंबर अलॉट करता है। कोई कंपनी जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमको क्या करता है? एक कार्ड देता है सिम, जिसके थ्रू हमको एक नंबर अलॉट होता है, और हम उस कंपनी के क्या बोलते हैं, टावर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीपीयू में एपीयू और जीपीयू वाला पार्ट। अब देखो, एपीयू और जीपीयू क्या है? अब आपको पता है कि आपके मोबाइल में ढेरों एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरी के। किसी के पास फोटो एडिटिंग का एप्लीकेशन होता है, ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर्स होते हैं, ढेरों एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैमरा ऐप होता है, ठीक है, जैसे आपका पिक्सआर्ट हो गया, और आपका
स्नैपचैट वगैरह हो गया, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गए, तो ये सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होते हैं, ठीक है। तो जब एपीयू की बात आती है तो एपीयू क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट को हम एपीयू बोलते हैं। तो जो आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं जिनको ज्यादा ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, एपीयू करता है, ठीक है। जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हो गए, जैसे अब व्हाट्सएप चलाना है आपको, तो व्हाट्सएप चलाने में कोई ज्यादा ग्राफिक्स का यूज नहीं होता, उसको आप नॉर्मल तरीके से भी चला सकते हो, उसमें कोई ज्यादा ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो उसको कौन हैंडल करेगा, एपीयू हैंडल करता है, ठीक है। और भी कुछ नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में थोड़ी ना आपको कोई ग्राफिक्स का काम करना है, ठीक है, वो भी नॉर्मल प्रोसेसर से चल सकता है, उसको भी कौन हैंडल करेगा, आपका एपीयू हैंडल करेगा। मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके पास, आपके मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हैवी ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मोबाइल गेम्स हो गए। मोबाइल गेम्स में क्या होता है, सिर्फ ग्राफिक्स ही होता है, ग्राफिक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में नॉर्मल एपीयू को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ठीक है, अच्छे से प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, ऐसे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए हाई एंड मोबाइल डिवाइस में क्या लगाया जाता है, जीपीयू लगाया जाता है, ठीक है। जीपीयू क्या करता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, इसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ही बोलते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ही बोलते हैं। और ये क्या करता है, जितने भी ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो एपीयू आपको समझ में आ गया होगा और जीपीयू आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या आता है, जो भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी होता है जिसमें आप चिप लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो, ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम चिप बोलते हैं, उसका नाम होता है एसडी कार्ड, ठीक है। सॉलिड ड्राइव होता है, उसका नाम एसडी का मतलब होता है सॉलिड ड्राइव, ठीक है। तो सॉलिड ड्राइव जो होता है, जो एक्सपेंडेबल मेमोरी होता है, वो किसके अंदर आता है, आपका स्टोरेज के अंदर आता है। जो आप मेमोरी कार्ड लगाते हो, चाहे वो 16 GB का हो, 32 GB का हो, या फिर 64 GB का हो, तो ये सब मेमोरी कार्ड किसके अंदर आते हैं, आपका स्टोरेज के अंदर आते हैं। ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, ये क्या होता है, आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, ठीक है, जो जिसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड वगैरह आता है। उसके बाद है हमारा पावर मैनेजमेंट। अब आपके मोबाइल को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, यस और नो। आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, उसमें यूपीएस लगा हुआ होता है, तो उसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिल रहा है, इसलिए क्या होता है, उसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे मोबाइल में क्या है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई का साधन नहीं है, ठीक है, हम हमेशा चार्जिंग में लगा के तो नहीं रख सकते उसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हमारे मोबाइल में बैटरी का सुविधा दिया जाता है। हमारे मोबाइल में बैटरी लगा होता है, जो हमारे मोबाइल सिस्टम को क्या करता है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है, और ये लिमिटेड में होता है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, आपका लिमिटेड पावर सप्लाई होता है। जैसे अगर आपके मोबाइल में जैसे आजकल मोबाइल में 4000 mAh, 3000 mAh, 2700 mAh का बैटरी लगे होते हैं, तो ये सब क्या है, लिमिटेड पावर सप्लाई करते हैं, आपको बार बार इसको चार्ज करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, आपके मोबाइल सिस्टम को पावर सप्लाई करने का काम करता है। और साथ ही साथ पावर सप्लाई तो करता ही है, साथ ही साथ पावर मैनेजमेंट भी करता है। पावर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ बैटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है आपके मोबाइल में, वो बैटरी को मैनेज करता है कि ज्यादा ड्रेन ना हो। जैसे मान लो आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर देगा, ठीक है, स्क्रीन के ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देगा ऑटोमेटिक बैटरी बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आपका मोबाइल क्या है, बैटरी को भी ज्यादा कंज्यूम होने से बचाता है, ठीक है, ताकि आपका बैटरी का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा देर तक रहे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका माइक और स्पीकर। हम गाना सुनते हैं, हम कॉल करते हैं, तो हमको माइक और स्पीकर का रिक्वायरमेंट है, तभी तो हमारा आवाज दूसरे तक जाएगा और दूसरे का आवाज हमारे तक आएगा, ठीक है। तो ये माइक और स्पीकर भी क्या है, हमारे मोबाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना मोबाइल लगभग कुछ काम नहीं आएगा। जब हम कॉल ही नहीं कर सकते, हमारी बात किसी को सुना ही नहीं सकते, तो मोबाइल का क्या काम, ठीक है। तो माइक और स्पीकर भी क्या है, हमारे मोबाइल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। और मोबाइल सिस्टम में लास्ट आपका जो लगा हुआ होता है, वो होता है आपका मेमोरी। अब ये मेमोरी जो है आपका इंटरनल मेमोरी है, जिसके अंदर आता है आपका रैम और रोम आता है। रैम क्या होता है, कंप्यूटर के जब हमने देखा था, ओवरव्यू देखा था, उसमें हमने जान लिया था कि रैम क्या होता है, एक स्टोरेज, एक मेमोरी होता है, जहां पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आके अपना काम करते हैं और वहां से काम खत्म करके चले जाते हैं।
ठीक है, मैंने यही बताया था और यही होता भी है, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर वो रहता तो आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में ही है, लेकिन वो काम करने कहाँ जाता है, रैम में जाता है, क्योंकि रैम क्या होता है, जो हमारा मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, उससे फास्ट होता है, वहाँ ज़्यादा अच्छे से काम होता है। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ काम करते हैं, रैम पे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रोम। ठीक है, अब जो हमारे मोबाइल में आजकल इंटरनल स्टोरेज आता है 64 GB, ठीक है, 128 GB, ये क्या है, आपका इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है, ये आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज है, आपको इतना स्टोरेज अलॉट होता है। लेकिन जब आप कभी कभी नया नया फोन लोगे, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि आपके मोबाइल में 128 GB मेमोरी है, लेकिन जब आप चेक करने जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ 124 या 120 GB मेमोरी ही शो करता है। ऐसा क्यों? तो जो बचा हुआ जो मेमोरी है, ठीक है, जैसे मान लो आपके मोबाइल में 120 GB मेमोरी दिख रहा है और आपको बोला गया कि 128 GB का मेमोरी है, तो बाकी बचा हुआ 8 GB कहाँ गया? तो वो सब कहाँ जाता है, वो सब क्या रहता है, रोम उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी रीड राइट नहीं कर सकते, मतलब रीड तो कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके में प्री लोडेड एप्लीकेशन, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या है, पहले से प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, प्री लोडेड एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, प्री लोडेड होते हैं और इनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आखिर स्टोर कहाँ होते हैं? ठीक है, तो ये सब जो बाकी बचा हुआ 8 GB होता है, जिसको हम रोम बोलते हैं, वो यही जाके स्टोर होता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके मोबाइल का, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और उसी में कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस आपका इंस्टॉल होता है, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो रैम और रोम होता है, रैम जहां आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन काम करता है आकर, और रोम होता है जहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन आपके वहां इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको मोबाइल सब सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, डिस्प्ले सब सिस्टम, कैमरा यूनिट, सीपीयू, स्टोरेज, ये एक्सटर्नल स्टोरेज है जो हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, ये पावर मैनेजमेंट जो मोबाइल को पावर सप्लाई करता है, ठीक है, माइक और स्पीकर ताकि हम दूसरों को अपनी बातें सुना सकें और दूसरों की बातें खुद सुन सकें। ठीक है, फिर आता है मेमोरी, जिसमें आपका दो चीज होता है, रैम और रोम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जिसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होगा, चलेगा ही नहीं और किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो आपके कंप्यूटर को चलने लायक बनाता है। ठीक है, अगर आपके इस कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है हम ये देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो क्या करता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। ठीक है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, ठीक है, जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। ठीक है, तो उन सब को एक्सेस करने के लिए यूजर को इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा लेकिन आपके पास मेमोरी है, तो आप उस मेमोरी में कुछ चीज को कैसे स्टोर करोगे? अब उसमें तोड़ के तो आप डालोगे नहीं किसी चीज को। ठीक है,
तो कुछ चीज को स्टोर करने के लिए आपको किसका हेल्प चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प चाहिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही उस मेमोरी में आप कुछ चीज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी कंप्यूटर में जो भी चीज़ें कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, जैसे हो गया प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। ये सब कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। रिसोर्सेज में और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। तो इन सभी को भी कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, अलग अलग प्रोग्राम ओपन करके रखे हो, ठीक है, तो उन सबको भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जो लैंग्वेज बाइनरी कोड में लिखे जाते हैं, 1 और 0 में लिखे जाते हैं, उनको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। और आपका कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। वो हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ हमारे लिए होते हैं ताकि हम उस लैंग्वेज में कोड कर सकें, और उस कोड को ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, आपका मशीन लैंग्वेज और या फिर बाइनरी कोड में जो कन्वर्टेड कोड होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। और सोर्स कोड क्या होता है, जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे आपका C++, जावा, ये सब क्या है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें सॉफ्टवेयर्स को लिखा जाता है इसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज जो हो गया। और इसको कन्वर्ट करके जब हम इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिर उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये आपका मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में आपका होता है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। पहला है आपका असेंबलर, दूसरा है आपका कंपाइलर, तीसरा है आपका इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, तो बैक इन द डेज जब एक लैंग्वेज हुआ करती थी असेंबली लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, एक लैंग्वेज प्रोसेसर बनाया गया, और उस लैंग्वेज प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता था, असेंबलर करता था, ठीक है। दूसरा आता है आपका कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है, ठीक है। तो मान लो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है। मान लो हम पाइथन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये करता कैसे है, ठीक है। तो जब कंपाइलर क्या करता है, जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेते हो, तो उस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। मान लो ये आपका पेज है, ठीक है। आपने यहाँ पर 5 लाइन का कोई कोड लिखा है, ठीक है। तो इस कोड को कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ इस पूरे कोड को एक साथ क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी भी कोड को एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। एक साथ वो उठाएगा प्रोग्राम को और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका यहाँ पर आपका एक पेज है, यहाँ पर आप क्या करते हो, कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला लाइन लिखोगे, ठीक है, मान लो आपने पहला लाइन लिख के कंप्लीट किया, इंटरप्रेटर क्या करेगा, तुरंत इस लाइन को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे ही आप प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे ही कोड लिखते हो, तो जैसे आपने पहला लाइन लिखा कोड का, वो उस लाइन को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप सेकंड लाइन लिखोगे,
ठीक है। तो सेकेंड लाइन को कोड में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, वैसे ही फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। और कंपाइलर क्या करता है, वो बोलता है कि पहले आप अपना पूरा कोड लिख लो, ठीक है, लिख के खत्म कर लो तो मेरे को बता देना। फिर वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करता है, ठीक है। तो कंपाइलर एक साथ करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। और असेंबलर तो आपको पता ही है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा और लैंग्वेज प्रोसेसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम बाद में कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, और अगर इसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं भी करते हैं तो भी इससे कोई कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका कंप्यूटर एज यूजुअल अच्छे से रन करेगा अगर आपके सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम तब डाउनलोड करते हैं जब हमको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमको इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। तो वो ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसका जरूरत हमको कब पड़ता है, सिर्फ जब हमको कंप्यूटर में अपने इंटरनेट चलाना होता है तभी हमको ब्राउजर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम कंप्यूटर में बाद में डाउनलोड करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और उसके होने या ना होने से कंप्यूटर सिस्टम में कोई फर्क ना पड़े, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चार चीजों में डिवाइड है, ठीक है, चार अलग अलग कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है आपका पैकेजेस। पहला कैटेगरी क्या है, पैकेजेस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पैकेज में आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको बोला जाता है पैकेजेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, वो एक पैकेज है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमएस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनका हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना हुआ तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको डेटा स्टोर करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज रहता है, ठीक है, और ये एक पैकेज में आते हैं। समझ में आया आपको। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्या है, यूटिलिटीज है, ठीक है। अब ये यूटिलिटीज क्या होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के छोटे छोटे कामों को हेल्प करने में हेल्प करते हैं, उनको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आपका टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, नोटपैड हो गया। जैसे नोटपैड क्या है, आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें हम कुछ चीज लिख के हम टेम्परेरी बेसिस पे परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हमको टेम्परेरी कुछ चीज लिखना हो तो हम नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस जो होता है, कंप्यूटर वायरस, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके फाइल्स को सेफ रखता है, ठीक है। तो ये एंटीवायरस क्या हो गया, आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। ऐसे ही डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है, बहुत बड़ा फाइल है, और वो आपके कंप्यूटर मेमोरी के एक एड्रेस पे स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा जो मेमोरी होता है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, अलग अलग मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो मान लो किसी एक मेमोरी एड्रेस में आपका जो फाइल है वो स्टोर नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर क्या करता है, ऐसे फाइल्स को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग मेमोरी स्पेस पे स्टोर कर देता है। तो वो होता है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। तीसरा है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, बनवाते हैं या बनाते हैं। जैसे मान लो हमारा स्कूल है, ठीक है, हमको अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हम एडमिशन ले सकें, टीसी जनरेट कर सकें, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम ले सकें, ठीक है। मान लो हमको अपने स्कूल के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का जरूरत है, ठीक है, तो हम कंपनी को क्या बोलेंगे कि हमारी ये जरूरत है, हमको अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज चाहिए।
तो कंपनी क्या करेगी, हमारे जरूरतों के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाएगी, ठीक है। और ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अगर कॉमर्स की बात में करूँ, बात करूँ मैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे टेलर हमारे कपड़ों को हमारे हिसाब से बनाता है, हमारे नाप से बनाता है, ठीक है, वैसे ही कंपनी क्या करती है, इन सॉफ्टवेयर्स को हमारे हिसाब से बनाती है। हमको जो जो चीजों की जरूरत रहेगा उस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। जैसे अलग अलग बिजनेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें टैली वगैरह होता है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, लेजर बुक का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं। चौथा टाइप का सॉफ्टवेयर होता है आपका डेवलपर टूल। मान लो आप एक डेवलपर हो और आप सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हो, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई चीज डेवलप करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डेवलपर टूल। जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, ठीक है। ये एंड्रॉइड स्टूडियो किस काम आता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड क्या हो गया, ये आपका अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग सॉफ्टवेयर का कोड लिखने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक डेवलपर टूल है, क्योंकि ये हमको डेवलपिंग एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अलग अलग चीज डेवलप कर सकें। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और 4 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पैकेजेस, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक पैकेज में आते हैं। यूटिलिटीज, जो छोटे छोटे कामों को करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया कस्टमाइज्ड, जो सॉफ्टवेयर हम अपने हिसाब से बनवाते हैं या बनाते हैं, उनको बोला जाता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। चौथा हो गया आपका डेवलपर टूल, ऐसे टूल्स जो हमको कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डेवलपर टूल। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। यह सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी होता है जहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बुक्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, जिनका हम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी होता है जहां पर बहुत सारे प्री रिटन कोड्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स पहले से लिख कर उसमें स्टोर कर दिया जाता है, ताकि हम जैसे लोग जो यूजर हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं और उनको ऐसे चीज का रिक्वायरमेंट है, तो हम उस लाइब्रेरी से उस चीज को लाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में पाइथन में एक लाइब्रेरी होता है जिसको हम बोलते हैं मैथ लाइब्रेरी। तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होता है मैथ लाइब्रेरी, और इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पहले से स्टोर किए गए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, उनका एवरेज निकालना है, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, अब आप उसके लिए एवरेज निकालने के लिए कोड लिखोगे, ठीक है, कि पहले आप डेटा मंगाओगे, फिर उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वो करोगे, ठीक है। तो एवरेज उसमें आपको बहुत ज्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल, आपका मैथ लाइब्रेरी पहले से बना हुआ है, आप वहां से एवरेज निकालने वाला कोड लेके आओगे और अपने कोड में कॉपी पेस्ट कर दोगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका ज्यादा झंझट भी नहीं होगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी बस इसी काम के लिए होते हैं, ठीक है, ये हमारी हेल्प के लिए बने होते हैं। इसमें बहुत सारे प्री रिटन कोड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो पहले से स्टोर होते हैं और उनको हम यूज करते हैं अपने कोड में, ठीक है। ऐसे ही 3-4 एग्जाम्पल है, जैसे NumPy हो गया, SciPy हो गया और पांडा लाइब्रेरी हो गया। ये सब पाइथन के लाइब्रेरी हैं जो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क को करने में इजी होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको न्यूमेरिक एरे पे काम करना है, मैट्रिसेस पे काम करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, NumPy लाइब्रेरी काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, जो लोग डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, डेटा साइंटिस्ट एक पोस्ट होता है जो आजकल बहुत हाई ऑन डिमांड है, ठीक है। तो मान लो जिन लोग को डेटा साइंटिस्ट बनना है, इनको डेटा साइंस करना है, तो उन लोग के लिए NumPy ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। NumPy और पांडा लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। NumPy से हम मैट्रिसेस पे काम कर सकते हैं, न्यूमेरिक एरे पे काम करते हैं, स्टैटिस्टिक पे काम कर सकते हैं। पांडा लाइब्रेरी क्या होता है, हमारा डेटा विजुअलाइजेशन पे यूज होता है। जैसे मान लो कोई ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, कॉमर्स वालों को ज्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे स्टैटिस्टिक में हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, पांडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके
कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हमको ये करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्राफ का प्लॉटिंग वगैरह, ठीक है। अगर आपका स्टेटिस्टिक में है तो आपका साईपाई इस्तेमाल होता है, साईपाई की मदद से हम स्टेटिस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी हैं जो हमारे काम आते हैं हमारे कोड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।